जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बिहार दरोगा का क्लासेस जो PYQ मैं आपको करा रहा हूँ बिहार SI का, इसी के क्लासेस को मैं आगे कंटिन्यू करा रहा हूँ। और हम इसके लमसम 15 से 16 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। हर क्लासेस में 10 क्वेश्चन से ज़्यादा मैं करा रहा हूँ। तो आप जो भी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आप थ्योरी, मेरी जो सुबह क्लास होती है NCERT की, उसमें से थ्योरी पढ़िए, और जो शाम को हम दरोगा का PYQ कराते हैं वहाँ से आप क्लासेस को, क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए। और करंट अफेयर भी साथ ही साथ चल रहा है, जिससे आपको उससे भी फ़ायदा हो। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है 56 नंबर, 1946 में नौसेना विद्रोह का नायक कौन था। तो आप सभी को पता है कि 1946 में जो रॉयल इंडिया नेवी थी उसने विद्रोह शुरू कर दिया था। बाद में उस विद्रोह को शांत कराने के लिए कांग्रेस की तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से लोग गए थे और उन्होंने इस विद्रोह को बना के शांत करवा लिया था। तो पूछा है इसके विद्रोह के नायक कौन थे, मतलब इसके कौन इसको लीड कर रहा था। तो इसको लीड कर रहे थे MS खां। 1946 नौसेना विद्रोह का नायक MS खां थे। रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई थी। बम्बई में नौसेना जहाज थी कौन सी, HMIS तलवार। ठीक है, HMIS तलवार के नाविकों ने नस्लबंदी भेदभाव, खराब भोजन के खिलाफ हड़ताल किया था। तो इन्होंने मेन हड़ताल क्यों किया था, नस्लवादी भेदभाव किया जाता था इनके साथ और इन्हें भोजन अच्छे नहीं मिलते थे। विद्रोहियों ने एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन MS खां के नेतृत्व में किया था। तो किसके नेतृत्व में ये नौसेना केंद्रीय हड़ताल की समिति बनी थी, MS खां के नेतृत्व में। और इसके बारे में हम चीज़ों को देखते हैं। इन सैनिकों ने BC दत्त की रिहाई की मांग की थी। इन्होंने जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो BC दत्त जो थे, इन्होंने जहाज की दीवार पर भारत छोड़ो लिखा था, जिसके चलते इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हीं सैनिक की रिहाई की ये मांग कर रहे थे। सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना के सलाह पर नौसेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये आपके INC की तरफ से गए थे और ये आपके मुस्लिम लीग की तरफ से गए थे। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। इस नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश समाजवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो और आदि नारे लगाए गए थे। क्लियर है। फरवरी 1946 में INA अधिकारी रशीद अली को सजा दी गई थी। तो ये सारे पॉइंट थे आपके, और क्वेश्चन समझ आया। नौसेना विद्रोह के नायक कौन थे, तो ये आपके MS खां थे। कारण क्या था, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। धात्विक खनिज का उदाहरण है। आपको बताना है धात्विक जो खनिज होती है ये होती क्या है। अधिकतर ये कठोर वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना, चांदी और लोहा। सोना, चांदी और लोहा आपका धात्विक खनिज का उदाहरण है। अब इसके बारे में धात्विक खनिज होता क्या, थोड़ा ये समझते हैं। जिन खनिजों में धात्विक गुण पाए जाते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। अपनी कठोरता के कारण अधिकांश धातुओं का उपयोग कई कार्यों में किया जाता है और धात्विक खनिज का उपयोग के साथ ही मानव सभ्यता के युगों का विकास हुआ, जिसमें ताम युग और लौह आते हैं। तो ये अपनी कठोरता के कारण भी उपयोग किए जाते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध तत्वों में सर्वाधिक उपयोग तत्व जो हैं धातु ही है, और किसी देश की उन्नति और समृद्धि का अनुमान धातुओं की खपत के आधार पर ही लगाया जा सकता है कि वो देश कितना सर्वाधिक मतलब उन्नति और समृद्धि कर रहा है। आज के टाइम आप देख रहे हैं जो चाइना है वो हर जगह कहीं पे गोल्ड पे, कहीं यूरेनियम के माइंस को खोद रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जितना रिसोर्सेज वो कलेक्ट करेगा उतना वो रिच बनेगा। धातुओं के उदाहरण की बात करें तो सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, सीसा, प्लेटिनियम, पोटेशियम, बेरियम, ये सारी चीज़ें हैं। जिंक, कैल्शियम, निकेल, आप ये पढ़ लीजिएगा आगे। धातुओं के भौतिक गुण। अब हम धातुओं के भौतिक गुण को समझते हैं। पहला है धात्विक चमक। शुद्ध रूप से धातुएं चमकदार होती हैं। धातुओं को पीटकर हम पतले परत के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुण को हम अधात्वता कहते हैं।
कठोरता की बात करें तो जो धातु होती हैं वो आपकी कठोर भी होती हैं और कुछ क्षारीय धातु होती हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये आपके कुछ मुलायम होती हैं। अधिकतर तो कठोर होती हैं, लेकिन आपके लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ये मुलायम धातु भी होती है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है उसे तन्यता कहते हैं। ये सब आपके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं मैं। ऊष्मा चालकता की बात करें तो धातुएं ऊष्म की चालक होती हैं। विद्युत चालकता की बात करें तो धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग कर ऑक्साइड बनाती हैं। धातु और ऑक्सीजन को जब हम मिला दें तो धातु ऑक्साइड हो जाता है आपका Cu+O2 कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे कॉपर है, यहाँ ऑक्सीजन है। कॉपर ऑक्सीजन जब दो धातु का आप मिला दोगे तो आपका कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धातु ऑक्साइड बन जाएगा। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। धातु के ऑक्साइड भस्मिक होते हैं। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके भस्मिक होते हैं। ऑक्सीजन के प्रति कुछ धातु की कार्यशीला यहाँ पे दी गई हैं, जैसे जल के प्रति जो धातु होते हैं ये आप देख लीजिएगा। अम्लों के प्रति धातु दी गई हैं और यहाँ पे धातुओं के उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है। एकमात्र द्रव अधातु ब्रोमीन है, तो एकमात्र आपका द्रव अधातु ब्रोमीन है। बाकी सब आपके ठोस अधातु हैं, जैसे कार्बन हो गया, फॉस्फोरस, सल्फर, सेरियम, बोरियम, सिलिकॉन, आयोडीन, ये आपके ठोस अधातु हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब आपका एनसीईआरटी का दिया गया था। अगर आप एनसीईआरटी की जो सुबह क्लास होती है उसको अच्छे से देखिएगा। बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत में लौह अयस्क के दो प्रमुख प्रकार हेमाटाइट और मैग्नीटाइट पाए जाते हैं। तो भारत में जो लौह अयस्क है उसके दो प्रमुख प्रकार आपके पाए जाते हैं, एक है हेमाटाइट और दूसरा है मैग्नेटाइट। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। उड़ीसा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, छार पहाड़ी श्रृंखलाओं में आपके पाए जाते हैं। तो भारत में दो तरह के आपके धातु पाए जाते हैं लौह अयस्क, एक आपका हेमाटाइट और दूसरा मैग्नेटाइट। आगे बात करते हैं गुरु महिसानी, सूलियापत, बादाम पहाड़, बोनाई लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। तो ये सब आपके उड़ीसा के हो गए और ये आपका जो है ये छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क क्षेत्र है। बेलाडीला एक पर्वत श्रृंखला है जो बैल के डील कुबुड की तरह दिखती है, इसीलिए इसका नाम बेलाडीला पड़ा। दिल्ली तथा दुर्ग में राजहरा की खदानें देश में लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं। तो दिल्ली तथा दुर्ग में जो आपके राजहरा की खदानें हैं ये आपकी लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं। महाराष्ट्र में चंद्रपुर और रत्नगिरी जिले, तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल जिले और तमिलनाडु राज्य में सेलम तथा नीलगिरी जिला जो है ये आपका लौह अयस्क खनन के लिए प्रमुख प्रदेश माना जाता है, या माना जाता है कि प्रमुख प्रदेश है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण बताइए। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण आपका हो जाएगा रोजवुड, महोगनी और रोजवुड। ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, तो चलिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं ये क्या है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, ये वनस्पति 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा तथा 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वार्षिक तापमान वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वनस्पति है ये आपका 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा या फिर 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत जो वार्षिक तापमान होता है उस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों की शुद्ध प्राथमिकता उत्पादकता की सर्वाधिक होती है। सिकोना, महोगनी, रोजवुड, ऑर्किड, फर्न, आबनूस, बांस तथा ताड़ ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के उदाहरण हैं। तो हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार देख लिया। अब आपसे सेकंड है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति।
इस वनस्पति के विकास हेतु 100 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। किसकी? आर्द्र पर्णपाती वनस्पति की। इसमें प्रमुख जो वनस्पति होती है वो आपकी साल, सागवान, शीशम, बैत, चंदन, आंवला, सहतूत, महुआ आदि। बबूल, नागफनी, खजूर, खेजड़ी आदि शुष्क कटीली वनस्पति के उदाहरण हैं। तो खजूर हो गया, खेजड़ी हो गया, बबूल हो गया या फिर आपका नागफनी जो है ये आपका शुष्क कटीली वनस्पति के उदाहरण है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? नौका दौड़ आपका केरल राज्य का प्रसिद्ध खेल है। केरल के नौका दौड़ का सिलसिला चंपकुलम, वल्लमकली अथवा नौका दौड़ के साथ आरंभ होता है। यह राज्य के सबसे लोकप्रिय नौका दौड़ है। क्लियर? केरल के अल्लुपुझा जिले में पुनमड बैकवाटर में आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ केरल के बैकवाटर्स का सबसे बड़ा उत्सव है। तो याद रखिएगा, केरल के अल्लुपुझा जिले में पुनमड बैकवाटर आयोजित किया जाता है और इसे नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ केरल के बैकवाटर जिले का सबसे महत्वपूर्ण आपका उत्सव है। इस नौका दौड़ का आयोजन प्रति वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को किया जाता है। इस नौका दौड़ में चंदवल्लभ, स्केनबोट और छोटी देसी नौकाओं के दौड़ अनुष्ठानिक जल शोभ यात्रा निकाली जाती है। अरनमुला, वल्लमकली या सर्प नौका दौड़ समारोह पार्थसारथी मंदिर द्वारा ओणम के मौसम में संचालित किया जाता है। तो जो नौका दौड़ होता है ये समारोह पार्थसारथी मंदिर द्वारा ओणम के मौसम में संचालित किया जाता है। पाई पप्पड़ नौका दौड़ जो कि एक सर्प नौका दौड़ है, ये अल्लपुझा में आयोजित की जाती है। कहाँ पे? अल्लपुझा में। तो ये कुछ उनके बारे में डिटेल्स दी गई हैं जो मैंने आपको बता दिया। तमिलनाडु में जून जुलाई में पुनः चंद्र को उजल पर्व मनाया जाता है। तो आपका जो उजल पर्व है ये आपका तमिलनाडु में जून जुलाई में पूर्ण चंद्र को मनाया जाता है। और उगाड़ी उत्सव ये नव वर्ष के रूप में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोग मनाते हैं। कौन सा? उगाड़ी उत्सव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये जो नरोरा है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। परमाणु रिएक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक आपका अनुसंधान रिएक्टर होता है और दूसरा आपका ऊर्जा रिएक्टर होता है। ठीक है, कुछ इसके बारे में चीज़ों को पढ़ लेते हैं। अगस्त 1956 में एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, ट्राम्बे, मुंबई द्वारा किया गया था। तो एशिया का सबसे पहला जो अनुसंधान रिएक्टर है आपका अप्सरा का परिचालन किसके द्वारा किया गया था? तो बार्क के द्वारा मुंबई में किया गया था। अप्सरा रिएक्टर का परिचालन 2009 में बंद कर दिया गया और भारत में 7 परमाणु संयंत्रों में 22 से अधिक रिएक्टर कार्यरत हैं। तारापुर नाभिकीय संयंत्र जो है ये महाराष्ट्र में है और ये भारत का प्रथम ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर है। तो तारापुर नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र भारत का प्रथम ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर। रावतभाटा नाभिकीय संयंत्र ये आपका राजस्थान में है। कुडलकुलम नाभिकीय संयंत्र ये आपका तमिलनाडु में है। कैगा नाभिकीय संयंत्र ये आपका कर्नाटका में है। कैगा मैंने बता दिया, कैगा नाभिकीय संयंत्र आपका कर्नाटका में है। काकरापारा नाभिकीय संयंत्र ये आपका गुजरात में है। कलपक्कम नाभिकीय संयंत्र ये आपका तमिलनाडु में है और जो नौरा नाभिकीय संयंत्र है ये आपका
उत्तर प्रदेश में है। तो तमिलनाडु में दो हैं, एक आपका कुंडलकुलम और एक कलपक्कम। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ पे? बोध गया में। अनिमेष लोचन चैत्य बोध गया में स्थित है। यह वह स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना दूसरा सप्ताह खड़े होकर बौद्ध वृक्ष को एकटक देखते हुए बिताया था। तो अनिमेष लोचन चैत्य ये बोध गया में जगह है और ये वह स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने दूसरे सप्ताह खड़े होकर बौद्ध वृक्ष को एकटक देखते हुए बिताया था। अनिमेष लोचन चैत्य महाबोधि मंदिर परिसर की सीमा के भीतर स्थित 7 पवित्र स्थानों में से एक है। अनिमेष लोचन चैत्य नामक का शाब्दिक अर्थ है खुली आंखें। तो खुली आंखों से वह क्या कर रहे थे? बौद्ध वृक्ष को एक टकाटक मतलब उसको देखे जा रहे थे। कौन? भगवान बुद्ध। इसे जेवल वॉक या विचरण पथ भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हरसाई बौद्ध स्तूप बेगूसराय बिहार में स्थित है। हरसाई बौद्ध स्तूप बेगूसराय बिहार में स्थित है और विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बिहार में। तो बिहार के जो एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे पूछा जाता है विश्व शांति स्तूप, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में की गई थी और 1904 में ईस्वी में भारत में पहली बार समुद्री सीपियों का उपयोग चेन्नई में सीमेंट बनाने का असफल प्रयास किया गया था। तो 1904 में भारत में पहली बार सीमेंट सीपियों का उपयोग कर चेन्नई में सीमेंट बनाने का असफल प्रयास किया गया था। भारत में सफल सीमेंट फैक्ट्री की शुरुआत 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के रूप में पोरबंदर में की गई थी। तो 1904 में जो सफल किया गया था सीमेंट बनाने की कोशिश, वो असफल हो गई थी, इसलिए 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के रूप में पोरबंदर में इसकी सफल शुरुआत की गई थी। सीमेंट का अगर आविष्कार बात करें तो सीमेंट का आविष्कार इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर 1824 में जोसेफ स्पीडन ने चीका और मिट्टी को जलाकर किया था। चीका और मिट्टी को जलाकर जोसेफ स्पीडन ने सीमेंट का आविष्कार किया था 1824 में। कहाँ पे? पोर्टलैंड में। चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम, बॉक्साइट, सिलिका का आवश्यकता सीमेंट के उत्पादन के लिए होती है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादक प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? तो सवाई माधोपुर, सिरोही, बयावर, मोरक, चित्तौड़गढ़ और नागौर। मध्य प्रदेश के अगर प्रमुख सीमेंट उत्पादक की बात करें तो सतना, कटनी, जबलपुर, नीमच, मैहर, कैमूर, रतलाम और बानमोर। छत्तीसगढ़ की बात करें तो जामुल, दुर्ग, अक्कालतरा, मादर और भाटपारा। यहाँ पे गुजरात में अगर बात करें, गुजरात में जो प्रमुख सीमेंट उत्पादक है तो द्वारका, पोरबंदर, बड़ोदरा, भावनगर और रनावाव। चुक्र, डाला, चुनार आदि सीमेंट उत्पादक प्रसिद्ध स्थान उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में चुक्र, डाला, चुनार आदि। ठीक है, तो ये सब आप थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा गारो, खासी और चैनिता एक भाग्य है। गारो, खासी एवं जैनित्या एक भाग है। तो ये किसका भाग है? पारद्वीपीय पठार का। गारो, खासी और जैनियता
पारद्वीपीय पठार का एक भाग है। भारत का जो पारद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला और दिल्ली, पूर्वी में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ी, दक्षिण में कडरमम पहाड़ी और उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं काबी एकलोंग पठार तक है। तो गारो, खासी और जयन्तिया जो पारद्वीपीय पठार है ये आपका भारत का पारद्वीपीय पठार है और ये त्रिभुज आकार का है। पारद्वीपीय पठारों को पठारों का पठार कहते हैं क्योंकि ये कई पठारों से मिलकर बना होता है। तो पठारों का पठार, पारद्वीपीय पठार। उत्तर पूर्वी पठारों में मेघालय का पठार पारद्वीपीय पठार का भाग है। क्लियर? तो उत्तर पूर्वी में मेघालय का पठार। उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार पारद्वीपीय पठार छोटा नागपुर पठार का ही पूर्वी विस्तार है। तो जो छोटा नागपुर का पठार है ना, उसी का पूर्वी विस्तार है कौन सा? मेघालय का पठार, जो राजमहल गोरा गैप अथवा मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ। इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासी, जयंतिया, मिकार पहाड़ी अवस्थित है जो प्राचीन चट्टानों से बनी है। तो सबसे पहले गारो, खासी, जयंतिया और मिकार पहाड़ी आपका पश्चिम से पूर्व की ओर बनी है। अगर हम गारो, खासी या फिर जयंतिया इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं, इन जनजातियों के नाम पर इस पठार का नाम पड़ा है गारो, खासी या जयंतिया। मेघालय पठार क्षेत्र में धारावार संरचना से निर्मित शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। तो शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। इस शिलोंग पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे मेघालय पठार की बात हो रही है। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? तो गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? तो इंटरनेट साथी। ग्रामीण समुदायों में महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए टाटा ट्रस्ट के सहयोग से गूगल द्वारा 2015 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका नाम है इंटरनेट साथी। किसके द्वारा? गूगल और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से। क्लियर? चलिए, तो आज हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर हम 10 क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, वीडियो छोटा बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें, थोड़ा थोड़ा चीज़ें देखते रहें। अगर एक दिन में मैं 100 वीडियो बना दूँ, आप पूरा वीडियो देखोगे नहीं तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा वीडियो आप देखते रहिए। मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद।